हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं अपनी सहेली से लगातार कह रही थी कि हाँ नेहा, मुझे पता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आऊंगी। लेकिन यार, तुम मेरी हालत समझने की कोशिश करो। पापा किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे और मम्मी तो मुझे मार डालेगी। तुम्हें नहीं पता यहाँ के हालात, यहाँ बहुत सख्ती होती है। लड़कियों को बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ये तो मैं हूँ जो पापा की वजह से तुम लोगों के पास आ जाती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि आज मुझे इजाज़त मिलेगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो मैं तुम्हारे यहाँ आई थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा था, जबकि वह फिर भी जिद पर अड़ी थी। बोली, तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो फिर मुझसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया था और मेरी जान हलक में आ गई थी। यही तो मेरी इकलौती दोस्त थी। इसके अलावा मैंने आज तक किसी को अपने करीब आने नहीं दिया था। काफी देर सोचने के बाद मैं नीचे आई और मम्मी का पूछकर किचन में चली गई थी। मम्मी चाची के साथ मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। एक पल के लिए मुझे डर सा लगा था कि अगर मम्मी ने नौकरों के सामने ही मुझे डांट दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। मगर दोस्ती के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैंने मम्मी के सामने अपने बाजू फैला दिए थे। मुझे पता था कि वह गुस्से में या गंभीर होकर बात करने पर राजी नहीं होंगी। अगर मैं थोड़ा लाड़ दिखाऊंगी तो शायद मान जाए। और मेरे ऐसा करने पर चाची और वहां मौजूद सारे नौकर मुस्कुराए थे, क्योंकि सबको पता था कि जब भी मुझे उनसे कुछ मनवाना होता था मैं ऐसे ही लाड़ दिखाती थी। मम्मी ने फौरन ही मेरे हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी, मैं बता रही हूं। मैं किसी भी चीज के लिए तुम्हारे पापा के पास नहीं जाऊंगी। वैसे भी तुमने मुझे पहले ही बहुत शर्मिंदा करवा दिया है। मैं मम्मी के गाल पर प्यार करते हुए बोली, प्लीज मम्मी, बस एक आखिरी बार मान जाइए, मुझे जाने दीजिए। वह फौरन समझ गई कि मैं कहीं जाने की कह रही हूं और फौरन ही वह गुस्से से लाल पीली हो गई और आंखें बड़ी करते हुए बोली, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगी। 2 दिन पहले तुम बाहर गई थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना सूरज को और ना ही चाचा को। फिर क्यों ऐसी बच्चों वाली हरकतें करती हो जिससे सब तुम पर गुस्सा हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बिना सोचे समझे मुझे नौकरों के सामने डांट रही थी, जबकि चाची तुरंत ही मेरे पास आई और मम्मी की ओर देखते हुए बोली, इस तरह बच्चों को डांटा नहीं करते। देखो, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो अपने पापा से इजाजत लो। तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना, हवेली की औरतों को इतनी इजाजत नहीं होती कि वह अपने मर्दों के सामने खड़ी हो जाएं। मेरा सिर झुक चुका था। चाची की बात बिल्कुल सही थी। वह फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन मुझे डर लग रहा था। पता नहीं पापा मुझे इजाजत देंगे या नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो मैं नानी के घर गई थी। मैंने फिर से मम्मी के गले में हाथ डाले और उन्हें मनाते हुए बोली, प्लीज आप पापा से जाकर इजाजत ले लीजिए। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। मुझे नानी के घर जाना है, कहीं और नहीं जाना चाहती। जबकि मम्मी कुछ पल के लिए चुप रही और फिर प्यार से मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम्हें नेहा के पास जाना है और तुम्हारा वहां जाने का कोई गलत इरादा नहीं है, मगर तुम जानती हो हवेली में इन सब चीजों को अच्छा नहीं समझा जाता। अगर तुम्हें जाना है तो अपने पापा से इजाजत ले लो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई थी, क्या मुझे पापा के पास जाना चाहिए या नहीं। फिर कुछ सोचकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। मम्मी की तरफ से तो साफ इनकार था, वह मेरी कोई मदद नहीं करने वाली थी, और दूसरी तरफ पापा के पास जाने में मुझे डर लग रहा था। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं पापा से इजाजत मांगूंगी तो वह मुझे डांटेंगे नहीं। मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और नीचे की तरफ कदम बढ़ाए। नेहा ने इस बार मुझे बुरी तरह फंसा दिया था। वह बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रही थी। कमरे में आकर मैंने उसे कई बार मनाने की कोशिश की, मगर वह बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी। मैं हवेली के लाउंज में आई तो सामने ही पापा चाचा के साथ बैठे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे थे। मुझे वहां रुकना सही नहीं लगा, लेकिन पापा मुझे देख चुके थे। उन्होंने तुरंत ही चाचा को चुप कराया और इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मुझे अजीब सी झिंझक हो रही थी, क्योंकि चाचा को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जब भी पापा मुझे अहमियत देते थे तो उनका चेहरा लाल हो जाता था और माथे पर शिकन आ जाती थी। मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने दूर से पापा को सिर हिलाकर मना किया और वहां से जाने लगी। लेकिन अचानक ही पापा अपनी जगह से खड़े हो गए और धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आ गए।
मुझे एक बार फिर से घबराहट होने लगी, लेकिन जैसे ही पापा का प्यार भरा स्पर्श मेरे सिर पर महसूस हुआ, सारी चिंता गायब हो गई। मैंने भी पापा को प्यार से गले लगा लिया और कहा, पापा, मुझे नानी के घर जाना है। मम्मी कह रही थी कि आपसे इजाजत ले लूं। अगर आप कहें तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। उन्होंने मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और बोले, गुड़िया, तुम 2 दिन पहले ही तो वहां गई थी। तुम जानती हो ना, सूरज और बाकी सबको तुम्हारा घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। वहां बहुत सारे लोग होते हैं और मामा के बेटे बहुत ही आवारा टाइप की है। हर वक्त अपने आवारा दोस्तों को अपने घर में घुसाए रखते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता। उनकी आवाज में इतनी नरमी थी कि मेरा सिर झुक गया। मैंने तुरंत ही सिर हिलाया और कहा, पापा, ऐसी बात नहीं है, मुझे सब पता है, लेकिन नेहा से मिलने का मन कर रहा था। अगर आप कहते हैं तो मैं वापस अपने कमरे में चली जाती हूं। मेरी आंखों में आई नमी ने मेरे पिता का दिल पिघला दिया। उन्होंने तुरंत ही मेरे सिर पर दुपट्टा ठीक किया, नौकरानी से चादर मंगवाई और मुझे प्यार से लपेटा। फिर मुझे ड्राइवर के हवाले कर दिया और कुछ समझाकर जाने की अनुमति दे दी। मैं खुशी से झूम उठी। मेरे पापा ऐसे ही थे। मेरी थोड़ी सी भी परेशानी पर वे तुरंत हर किसी को नजरअंदाज कर मेरे साथ खड़े हो जाते थे। मैं हवेली की इकलौती बेटी थी। हमारे यहाँ एक मान्यता थी कि हमारे परिवार में बेटियां पैदा नहीं होती, लेकिन मेरी माँ बहुत धार्मिक थी, इसलिए शायद ऊपर वाले ने उन्हें बेटी का तोहफा दिया था। मेरे 2 बड़े भाई थे जो मुझसे उतना ही प्यार करते थे जितना पापा करते थे, लेकिन जो जगह मेरे दिल में पापा के लिए थी वह किसी और के लिए नहीं बन पाई। हमारी हवेली में मेरे ताऊ और चाचा भी अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। दादाजी का बहुत पहले ही निधन हो चुका था और पूरे परिवार के मुखिया मेरे ताऊ थे। ताऊ ने साफ साफ कह दिया था कि स्कूल के बाद मेरी पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन पापा ने मेरी आगे पढ़ाई के लिए खड़ा होकर मेरा साथ दिया था। मेरे भाई और माँ भी इसके खिलाफ थे, लेकिन मेरे शौक को देखते हुए पापा ने मुझे पढ़ने की इजाजत दिलवाई। बचपन में ही मेरा रिश्ता सूरज से तय कर दिया गया था, जो मेरे चाचा का इकलौता बेटा था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझे भी दिल ही दिल में उससे लगाव हो गया था। वह बेहद हैंडसम था और हमारे पूरे गांव में हमारी हवेली के मर्दों की चर्चा थी। मेरे ताऊ को तो पंचायत में सम्मान के साथ बैठाया जाता था। रात को जब मैं नानी के घर से वापस आई तो हवेली में कुछ अलग ही माहौल था। ताऊ जी बहुत गुस्से में थे और मेरे पापा, माँ और दोनों भाई सिर झुकाए खड़े थे। ताऊ और सूरज के चेहरे पर भी गुस्सा दिख रहा था। मेरी चाची और ताई भी चुपचाप सब देख रही थीं। मुझे आते देख सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। अचानक मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि ताऊ जी जिस तरह से मुझे देख रहे थे, मुझे डर लग रहा था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मेरी माँ मेरे पास आने लगी, लेकिन पापा ने उनके और मेरे बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने सबके सामने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे कंधे से पकड़कर मेरे कमरे तक ले आए। मेरे माथे पर एक चुंबन दिया और कहा, जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर मत आना। आराम से सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है। मैंने सिर हिलाया और सबको एक नज़र देखकर कमरे में चली गई। मुझे नहीं पता था कि बाहर किस बात पर हंगामा हो रहा है और ताऊ जी क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। आधी रात को अचानक मुझे भूख लगी तो मेरी आंख खुल गई। मैं बचपन से ही भूख के मामले में बहुत कमजोर थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं तुरंत बाहर जाकर कुछ खा लूं, लेकिन पापा ने कहा था कि जब तक वे ना कहें मैं कमरे से बाहर ना जाऊं। यही सोचकर मैं कमरे में ही बैठी रही। करीब 1 घंटा हो चुका था, लेकिन भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा था कि कुछ देर बाद खुद ही सो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूख और बढ़ गई थी। अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मैंने सिर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया और कमरे से बाहर आ गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। एक पल को मुझे डर लगा, क्योंकि मुझे हमेशा से अंधेरे से डर लगता था। मैंने चारों ओर देखा। सबके कमरे बंद थे, यानी सब लोग सो चुके थे। मैं धीरे धीरे चलते हुए किचन में पहुंची और वहां की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन शायद लाउंज और किचन का स्विच बाहर से बंद कर दिया गया था, इसलिए वहां लाइट जलाने से भी रोशनी नहीं हो रही थी। मैंने चांद की रोशनी में ही कुछ खाने की कोशिश की। तभी मुझे पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अचानक किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और फिर मैं बेहोश होकर उस आदमी की बाहों में गिर गई। आखिरी वक्त में बस मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम्हारा बाप भी नहीं। और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा।
जब मेरी आंखें सुबह खुली तो मैं अपने कमरे में ही थी, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे और मेरी हालत बहुत खराब थी। अचानक मुझे बेहोशी छाने लगी और कब मैं फिर से होश खो बैठी, मुझे कुछ याद नहीं रहा। दोपहर के समय मेरी माँ ने मुझे झकझोर कर उठाया, जिससे मेरी आंखें तुरंत खुल गई। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मैंने तुरंत उन्हें चुप करा दिया। मेरा हाथ खुद भी यथकी आली की साकी खुद उनके होठों पर चला गया, जिसे महसूस कर वो सिसकने लगी। मैं उनके सीने से लग गई, लेकिन मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला जो मेरे साथ हो चुका था। मेरा दिल यह सोचकर कांपने लगा था। मैं सच्चाई से भागना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हो चुका था। मेरे साथ गलत करने वाला कौन था मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं अपनी माँ को इस तरह रोती नहीं देख सकती थी। मेरे आंसू तो मेरी आंखों में ही सूख चुके थे और मैं अपने दिल को जैसे तैसे समझाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उठा, लेकिन फिर भी मुझे अपने शरीर में कई बदलाव महसूस हो रहे थे। दर्द के कारण मेरा शरीर टूटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को बहुत मजबूत दिखाया। अगर मैं अपनी माँ के सामने थोड़ी भी कमजोर पड़ती तो वह और ज्यादा बिखर जाती, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मेरे लिए मेरे माता पिता बहुत महत्वपूर्ण थे। मैंने उन्हें अपने से अलग किया और चुपचाप उठकर बाथरूम में बंद हो गई। शवर चालू करके मैं उसके नीचे बैठ गई थी। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो गया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी मैंने अपनी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरने दिया। मैंने खुद को रगड़-गड़ कर धोया। मुझे खुद से धीन महसूस हो रही थी। बचपन से लेकर अब तक मेरे पापा ने मुझे किसी कांच की गुड़िया की तरह संभाल कर रखा था, और यही हाल मेरी माँ का भी था। मेरी माँ कहती कि बेटा, लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है, इसे टूटने मत देना, और मैं भी अपने माँ पापा की बातों को पल्लू से बांध लिया था। लेकिन आज मेरी इज्जत तार तार हो गई थी। मैं इसे संभाल नहीं पाई थी। मैं अपने आप को ऐसे रगड़-गड़ कर धो रही थी कि जैसे मेरे शरीर पर न जाने कितना गंध लगा था, जिसे मैं पानी से धोकर साफ कर देना चाहती थी, लेकिन यह गंदगी पानी से छूटने वाली नहीं थी। जब मैं बाहर आई तो मेरी माँ पूरी तरह से खामोश बैठी हुई थी। मैं उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा और रोते हुए कहने लगी, पूजा, ये सब क्या है बेटा? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो रही है? रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उनकी आवाज में दर्द था जो मेरे दिल को चीर रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ, इसमें जरूर कोई अच्छाई होगी। आप चिंता मत करें और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं अपने अपराधी को खुद नहीं ढूंढ लेती, तब तक आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और कहने लगी, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे पापा को जरूर बताऊंगी, ताकि वह पता करें कि यह हरकत तुम्हारे साथ किसने की है। लेकिन मैंने उन्हें चुप करा दिया और समझाने लगी कि अगर आप ऐसा करेंगी तो बदनामी आपकी बेटी की ही होगी। पूरी हवेली आपकी बेटी पर थू-थू करेगी और एक औरत पर लांछन लगेगा कि मेरा ही किरदार खराब है। इसलिए आप चुप रहें और तमाशा होते हुए देखें। मैं खुद उस आदमी को खोज लूंगी जिसने यह किया है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारी हवेली का ही है। मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं करूंगी। जब तक मैं उस आदमी को पंचायत में नहीं घसीट लेती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरी माँ मेरे इरादों से डर गई थी, लेकिन मैंने उन्हें जल्द ही शांत करा दिया। समय अपनी गति से बीत रहा था। मेरी निगाहें सब पर एक गिद्ध की तरह थीं। इस घटना के बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरे पापा एक पल भी मेरे सिरहाने से नहीं हटते थे। मुझे अपनी बीमारी में भी उस रात की तकलीफ याद आती थी तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन मैंने एक बार भी अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने दिया था। इस हादसे को हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और अब मुझे अपने अंदर और बदलाव महसूस हो रहे थे। मेरी तबीयत काफी निढाल हो रही थी। मेरी माँ मेरे साथ हुई इस हादसे से पूरी तरह वाकिफ थी और मेरी इस हालत को भी महसूस कर रही थी। उनका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। वह लगातार मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखने की हिदायत देती रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ऐसा क्यों कह रही हैं।
लेकिन मैंने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। एक तो वह मेरे साथ हुई इस हादसे के बाद बहुत डर गई थी और उनकी संवेदनशील प्रकृति के कारण मैं खुद को बहुत ज्यादा संभाल रही थी। 2 दिनों से मुझे बहुत उल्टियां हो रही थीं। पहले तो मैंने सोचा कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जल्द ही बदनामी का एक धब्बा अपने साथ जोड़ने वाली हूं। मेरी तबीयत इस कदर निढाल हो चुकी थी कि मैं बड़ी मुश्किल से नीचे आई। सामने सभी लोग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखते ही चाचा ने ऊंची आवाज में मुझे भी नाश्ते की टेबल पर आने को कहा दिया। मैं मुस्कुराकर जैसे ही उनके पास बढ़ी, मुझे अचानक चक्कर आया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। फौरन मेरे पापा मुझे लेकर अस्पताल भागे। मेरी माँ मुझे अस्पताल ले जाने के पक्ष में नहीं थी। शायद वह मेरी हालत समझ चुकी थी और उसी बात से घबराई हुई थी। वे लोग मुझे एक महिला डॉक्टर के पास लेकर गए। मेरे चाचा ने सब पद्धति करापाई सख्ती कर दी थी कि मुझे कोई मर्द डॉक्टर नहीं देखेगा। वैसे तो मेरे ताऊ पढ़ाई के खिलाफ थे, लेकिन जब हमारे घर की औरतों की तबीयत खराब होती थी तो वे सिर्फ मालेडी डॉक्टर ही बुलाते थे। उनकी यह सोच मुझे कभी समझ नहीं आई, लेकिन मैं उनकी इस बात पर बस मुस्कुरा दिया करती थी। मेरी आंख मेरी मां के रोने की आवाज से खुली। शायद मेरे साथ हुए जुल्म की सच्चाई सबको मालूम हो गई थी। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मेरी मां ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो रोते हुए कहने लगी, जिस बात का मुझे डर था वही हो गया पूजा। हम बर्बाद हो गए। तुम्हारे पापा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। उस दरिंदे ने हमें पूरी तरह से तबाह कर दिया। उनकी आवाज में मौजूद दर्द साफ बता रहा था कि मेरे साथ हुए जुल्म की खबर मेरे पापा को भी हो चुकी थी। अभी मैं अपनी मां को संभाल ही रही थी कि तभी मेरे पापा गुस्से से तमतमाते हुए वार्ड में दाखिल हुए। उनकी हालत बेहद तकलीफदेह थी। उनकी आंखों में मौजूद आंसू यह साबित कर रहे थे कि वे मेरी तकलीफ सहन नहीं कर पा रहे थे। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया और वहां से चले गए। उनकी इस बेरुखी ने मुझे अंदर ही अंदर मार दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो और आसमान मेरे सिर से हटा दिया हो। मुझे अगर किसी से बेइंतहा प्यार था तो वह मेरे पापा थे। मैं उनके लिए पागल थी और आज उनकी यह बेरुखी मुझे सच में पागल करने पर तुल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दिल को मरोड़ रहा हो। थोड़ा बहुत इलाज के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और मैं अपने परिवार के साथ घर लौट आई। जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मेरे कानों में गूंजती हुई आवाज टकराई। यह आवाज मेरे पापा की थी। वो गरजते हुए बोले, रुक जाओ, इस बदचलन लड़की को मैं अपनी हवेली में नहीं रख सकता। मैंने हैरत भरी नजरों से अपने पापा की तरफ देखा। ये वही पापा थे जो मुझे ढेरों लोगों के बीच मानसमान देते थे। उनका बस नहीं चलता था कि वे मुझे अपने सिर पर बिठा लें, और आज जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं पूरे शरीर से जैसे जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। मैंने अपने पापा की तरफ देखा तो वह फिर से बोले, मैं इस लड़की को अब और अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना सकता। इससे कहो जिसके साथ इसका मुंह काला हुआ है वहीं चली जाए। मैं इसे अब अपने घर में नहीं रखूंगा। मेरी आंखें पल भर में भर आईं। यह पहली बार था जब मेरे साथ हुए उस जुल्म के बाद मेरी आंखों से आंसू निकले थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मेरे पापा लंबे लंबे कदम चलते हुए मेरे करीब आए और मेरा बाजू पकड़ लिया। वो मुझे अभी घसीटते, इससे पहले ही हम दोनों के बीच मेरे ताऊ आ गए। उन्होंने मेरे पापा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी ने जो करना था वह कर चुकी है। अब अगर तुम इसे परिवार से बेदखल करोगे और हवेली से निकाल दोगे तो यह हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण बनेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो हमारे लिए धब्बा बने। बहू, इसे इसके कमरे में छोड़ आओ, हम तुरंत ही कुछ इंतजाम करते हैं। मैं रोते हुए वहां से चली गई थी। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई। मेरी आवाज मेरे पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी माँ मुझे चुप कराने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन मेरा रोना एक पल के लिए भी नहीं थमा। मैंने अपने दिल का सारा दर्द रो रो कर बाहर निकाल दिया। आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरे सिर पर पिता का साया नहीं है, क्योंकि जब पापा ने अपनी छांव मेरे सिर से हटा ली
तो मेरा पूरा शरीर धूप की जलन से झुलस गया। समय अपनी गति से गुजर रहा था और चाचू ने भी हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि वे अपने इतने काबिल बेटे की शादी ऐसी लड़की से कभी नहीं करेंगे जो पहले ही किसी और के साथ मुंह काला कर चुकी हो और अपने पेट में किसी की नाजायज औलाद को पाल रही हो। उनके यह शब्द मेरे लिए किसी कोड़े की तरह थे, लेकिन मैं सब कुछ चुपचाप सह रही थी क्योंकि मुझे बस अपने ऊपर वाले के फैसले का इंतजार था। शायद वे सभी इस बात से अनजान थे कि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर ऐल नहीं। मेरे भाइयों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। अगर मेरा साथ कोई दे रहा था तो वह सिर्फ मेरी माँ थी। उनके अलावा किसी ने मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाया था, बल्कि मेरे पापा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी प्रेगनेंसी को अब 5 महीने हो गए थे और मैं काफ़ी बीमार रहने लगी थी। एक तो घर वालों की बेरुखी मुझे अंदर से मार रही थी और ऊपर से डॉक्टर ने बताया था कि मेरी डिलीवरी में बहुत परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि अब तक मैं यह बात नहीं जान पाई थी कि यह सब करने वाला कौन था। 2 दिन बाद सूरज घर आने वाला था। सूरज हवेली में नहीं रहता था, उसका ज्यादातर समय विदेशों में ही गुजरता था। उसकी माँ इस बात से बेहद नाराज रहती थी, लेकिन वह किसी की बात को कोई अहमियत नहीं देता था। वह काफी शौकीन और चंचल लड़का था जिसे शहर और उसकी चहल पहल बहुत पसंद थी। मुझे एक और डर भी था कि जब मेरी मोहब्बत को मेरे इस हादसे के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। उसने कभी मुझसे यह नहीं जताया कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन उसकी गहरी निगाहें मुझे सब कुछ बताने के लिए काफ़ी थीं। मेरी चाची ने सूरज तक यह बात नहीं पहुंचने दी थी। उनका कहना था कि जब उनका बेटा लौटेगा तो वह खुद अपनी मोहब्बत का अंजाम देख लेगा, और मैं भी यही समझती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरा आखिरी सहारा वही बनेगा। जैसे ही वह हवेली में आया, सबको जैसे सांप सूंघ गया था। उसने सबके साथ मुलाकात के बाद सबसे पहले मेरा ही जिक्र किया कि पूजा नजर नहीं आ रही। तब ताऊ ने गुस्से में भड़कते हुए उसे मेरे सारे कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। सबको लगा कि सूरज मुझसे हर रिश्ता तोड़ देगा, लेकिन उसने सबसे पहले चुप्पी साध ली और वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। काफी देर सोने के बाद उसने सबसे पहले मेरे कमरे का रुख किया। मुझे ऐसी हालत में देखकर एकदम चौंक गया था। मैंने साफ उसकी आंखों में दर्द देखा था। वह मेरे पास धीरे धीरे चलता हुआ आया और मेरे पैरों में बैठ गया, जबकि मैं डर के मारे पीछे हट गई थी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मुझे सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? यह हवेली का पहला आदमी था जिसने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ जो मैं इस हालत में हूं। मुझे बहुत रोना आया और मैंने इस बात की परवाह किए बिना कि वह मेरे लिए गैर मर्द है। भले ही हमारा रिश्ता तय था, लेकिन अभी हमारा कोई जायज रिश्ता नहीं था। जो मैं उसके इतने करीब होती, मैं बिना सोचे समझे उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला और मैंने रोते रोते उसे अपनी सारी ज्यादतियां बता दी। मेरा दर्द उससे भी रुला गया। वह मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गया और मेरा डीएनए टेस्ट करवाया। साथ ही उसने हवेली के सारे लड़कों का भी डीएनए टेस्ट करवाया, यहां तक कि उसने मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ा, और आखिर में चाचू, ताऊ और पापा का भी डीएनए टेस्ट करवा दिया। मेरा डीएनए जिस आदमी से मैच हुआ वह और कोई नहीं बल्कि मेरे ताऊ का बड़ा बेटा था, और इस सच्चाई के बारे में ताऊ को पूरी तरह मालूम था, क्योंकि जब वह यह घिनौनी हरकत करके मेरे कमरे से निकला था तो सबसे पहले उसका सामना ताऊ से ही हुआ था। उन्होंने उसे डांटा फटकारा तो जरूर था, लेकिन उसे बचाने के लिए उन्होंने मुझे सबकी निगाहों में गिरा दिया था। मैं पहले से ही उनकी निगाहों से डरती थी, और जब उन्होंने अपना बदला लिया तो उन्होंने मेरी पूरी हस्ती को मिटाकर रख दिया था। मेरे बच्चे के पैदा होने के बाद सूरज ने उसे पिता का नाम दिया और सभी ने ताऊ के बड़े बेटे से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। बच्चे के जन्म के बाद सूरज ने पूरी शान से मुझसे शादी कर लिया और मुझे लेकर विदेश चला गया। आखिरी समय में जब मेरे पापा मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बस एक नज़र देखा और सूरज के साथ चली गई, क्योंकि मुझे वह पल बार बार याद आता था जब मेरे पापा ने मुझे भरी महफिल में ठुकरा दिया था। उन्होंने मुझे जरा भी सम्मान नहीं दिया, मुझसे बेरुखी की, और वह पल मैं कभी नहीं भूल पाई। उस पल को याद करके मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर पाई।
हालांकि कुछ साल बाद मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया था। सूरज ने मेरे बेटे को इतना प्यार और सम्मान दिया कि मैं खुद को खुशनसीब महसूस करने लगी। आखिरकार थक हार कर सूरज के समझाने पर मैंने अपने पिता को माफ़ कर दिया, क्योंकि वे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए और काफ़ी बीमार हो गए थे। लगभग 3 साल बाद मैंने विदेश से वापस आने का फैसला किया और अपने पिता से गले मिलकर खूब रोई। मेरे स्पर्श को महसूस करते ही वे खुश हो गए और मेरी जिंदगी भी खुशहाल तरीके से गुजरने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें